अस्सलाम वालेकुम। आज 28 नवंबर 2024 है और आज का दिन बेसिकली वो दिन है जिसका इंतज़ार था, और आज बेसिकली वो दिन आ ही गया जिसका मेरे ख्याल में स्टार्ट ऑफ द ईयर से सभी को इंतज़ार था कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी। और इनिशियल प्रिडिक्शन से 1 लाख जाएगी, तो डेफिनेटली बिफोर बाय एंड ऑफ दिस ईयर तो हमने देखा नवंबर के महीने में 1 लाख क्रॉस कर गया और मेरे ख्याल हिस्टोरिक हाई पहुंच चुकी है। 1,05,40 पॉइंट हाई बना है आज का दिन। और हमने देखा कि इवन पॉजिटिव क्लोज भी 800 पॉइंट, 813 पॉइंट। तो आज के व्लॉग में हम बेसिकली 3 4 चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले तो अब स्ट्रेटेजी क्या होगी, ठीक है, क्योंकि अब हम मैं समझता हूँ स्ट्रेटेजी को हमारा जिस तरह इन्वायरमेंट और हमारा ट्रेडिंग का स्टाइल और सब चीज़ चेंज हो रहा है, और पैसे अर्न करने का या गेन कमाने का तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो रहा है, अपडेट हो रहा है, तो मैं समझता हूँ हमें अपनी स्ट्रेटेजी को भी रिवाइज करना चाहिए। इसके बाद कुछ न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, मीज़ान बैंक इस पे मैं अपना इंस्टांस बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। कि काफ़ी सारे लोग पूछे बैंकों में अब क्या करें भाई, खासतौर पर इस्लामिक बैंक में जब वो गवर्नमेंट ने 75% ग्रॉस यील्ड की बात की कि बस डिपॉजिटर्स को दे, तो उस पर इंशाल्लाह मैं कवर करता हूँ। फिर बीएमएल पे बात करूंगा, इस पे एक न्यूज़ है, गोल्ड ऑयल, और आखिर में मैं स्ट्रेटेजी को रिवाइज करूंगा अ, कि क्या होनी चाहिए। सबसे पहले मार्केट की बात करें, 1 लाख का हिंसा क्रॉस कर गया, तो इस दौरान हम देखें, जैसे मैंने पिछले 2 दिन पहले बताया था कि मार्केट को फिक्टिशियसली ऊपर किया जा रहा है। ऑब्वियसली मार्केट में फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स हैं, अ, और कहीं कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि मार्केट में ये चीज़ प्रूव करना है कि भाई एक इन्वायरमेंट में सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं है, पाकिस्तान में हालात ठीक है, तो इसलिए भी बढ़ाया जा रहा है, जो कि ऑब्वियसली एज अ रैशनल पर्सन आप देखें कि कोई फंडामेंटल और बड़े बड़े स्टॉक्स 2 दिन में नहीं बढ़े, सिर्फ वो स्टॉक्स बढ़े जो टाइनी और पैनी स्टॉक्स हैं जिनको पे मैनिपुलेशन करना आसान है, तो वो स्टॉक्स बढ़े। तो मैं समझता हूँ ऑब्वियसली ये बात तो अपनी जगह कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और ये चीज़ शो किया जा रहा है, पॉजिटिव है, बट एट द सेम टाइम फंडामेंटली हमारी कंपनियां बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। ये हमें स्टार्ट ऑफ द ईयर से, इवन कुछ सालों से हमें पता है कि हमारी मार्केट में कंपनियां 2 2 3 एक्स से ज़्यादा ट्रेड ही नहीं करती। बहुत कम कंपनीज हैं जो 5 और 6 एक्स अपनी अपने प्रॉफिट के ट्रेड करती है, और ज़्यादातर कंपनियां 1 एक्स और 2 एक्स से ज़्यादा ट्रेड नहीं करती। तो जो कि एक एक अनयूजुअल बात है ग्लोबल इन्वायरमेंट से और ग्लोबल इकोनॉमी से और मार्केट से। तो अब जब 1 लाख का हिस्सा क्रॉस कर गया, तो मैं समझता हूँ तो हमें हमारा ट्रेडिंग का स्टाइल और इन्वेस्टिंग का स्टाइल भी अब ऐसा ही होना चाहिए जो इंटरनेशनल मार्केट में होता है। एक चीज, दूसरी और ये चीज भी याद रखना, ऐसी ही करेक्शन आ सकती है जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में आती है, तो इसको चीज को मद्देनजर रखते हुए अब ट्रेड करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे। और ये चीज याद रखेंगे कि जिस तरह कभी सडनली करेक्शन आएगी, किसी को भी इल्म नहीं होगा, तो वो चीज को मुद्दे नजर रखते हुए हम अपनी स्ट्रेटेजी को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले कुछ न्यूज़ की बात करें, न्यूज़ की एक तो बीएमएल न्यूज़ के साथ बीएमएल को भी मैं डिस्कस करूंगा। तो पहली न्यूज़ देखिए, शहबाज शरीफ क्रेडिट गवर्नमेंट इन्वेस्टर फॉर, तो ये न्यूज़ मेरे ख्याल में मैं ऑफिस आज पब्लिश हुई थी, 2 3 दिन पहले भी मैं देख रहा था। एएनपी मतलब इनकी गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की इंडिकेशन थी कि लोगों में कॉन्फिडेंस है, जबकि एज ए इन्वेस्टर और बहुत सारे इन्वेस्टर्स आप देखें, म्यूचुअल फंड्स भी इतनी बाइंग सेलिंग नहीं करे, तो दैट इज अ कॉन्फ्लिक्ट स्टेटमेंट कि ये कुछ और बोल रहे हैं और ये कुछ बोल रहे हैं। और ये ऑल्सो भी इंडिकेट करता है कि हो सकता है किसी किसी फिक्टिशियसली मार्केट को मैनिपुलेट किया हो, कुछ शेयर्स को, जिसकी वजह से इकोनॉमिक में मैनिपुलेशन आई हो। तो ये चीज़ इंडिकेट करती है, बट आई थिंक इज फाइन। ये स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्ट इन स्टेटमेंट थी इन्वेस्टर बिहेवियर से, तो मैंने सोचा इसको डिस्कस किया जाए। फिर इसके बाद बैंक अल मकरा, अच्छा इसके बारे में मैंने 2 3 दिन पहले बताया था कि भाई ये बैंक ऑब्वियस बहुत छोटा बैंक है, देखिए इसमें इन्वेस्ट करने का चार्म नहीं है, और प्लस लॉस मेकिंग कंपनी। आज इसकी तरफ से न्यूज़ आई और हमने देखा कल ये 25% इंक्रीज किया था इसकी वैल्यू में। बहुत छोटा शेयर है, 25% तक इंक्रीज हो सकता है। तो तो आज हमने देखा ये अमेलगमेट कर रहा है बैंक टू विथ ग्लोबल हेल्थी डेवलपमेंट, और इसकी टर्म्स ये है कि बैंक अपने शेयर्स कुछ इशू करेगा इस कंपनी को, और इन फॉर्म ऑफ टीएफसी, और वो टीएफसी एज अ लाइबिलिटी इस कंपनी के बैलेंस शीट पे रहेगी, और इसके जो शेयर्स हैं वो कैंसिल कर दी जाएंगे। तो इन इन इफेक्ट इसका ये होगा कि इस बैंक अलमकरा में के की बैलेंस शीट में कुछ एडिशनल नेट एसेट्स आएंगे। आई थिंक यहाँ मेंशन भी कहीं किया हुआ था, द नेट इम्पैक्ट ऑफ द above is an increase in net asset of Bank Al Makra amounting to 29 billion। आई थिंक नेट एसेट में इंक्रीज होगा 29 बिलियन, बट स्टिल मैं समझता हूँ बैंक बहुत छोटा है, और
ऑल्दो हो सकता है इसको ग्रो कर जाए, लेकिन ट्रेडिंग के हवाले से आप रख सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग के लिहाज से मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। इसकी वजह इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। हर साल ये तकरीबन 5 अरब, पिछले साल से देखा जाए 2022 में 3 3 अरब, 2023 में 5 अरब, और इस 5.3 अरब, और मेरे ख्याल में 2024 में अभी जो मैंने रिसेंट रिजल्ट देखा था उसमें 5 अरब तक, 300 मिलियन का नेगेटिव था, लेकिन बट स्टिल लूजिंग थी, मतलब बर्न कर रहा था 5 अरब। तो मैं समझता हूँ स्टिल अर्ली स्टेज टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्गर टर्म। शॉर्ट टर्म में आप कर सकते हैं, खेल सकते हैं प्राइस इन, बट आई आई कैन सी कि ये जो न्यूज़ है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, आई कांट सी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। बट इवन इसको किसी को ट्रेडिंग के हवाले से करना है तो आई थिंक ले लें, कोई मसला नहीं। बाकी गोल्ड प्राइस और मारी पेट्रोलियम के हवाले से है कि मारी पेट्रोलियम अपना नाम चेंज करने का सोचा है, जिसको मारी एनर्जीज लिमिटेड कर रहा है। मेरे ख्याल में ठीक, अच्छा डिसीजन है। इसकी वजह ये कि मारी पेट्रोलियम जब अल्फाज यूज करते हैं तो लगता है कि पेट्रोल ड्रिल करता है, पेट्रोल निकालता है, लेकिन मारी का काफ़ी हद तक पेट्रोल के अलावा गैस पे भी इसका मतलब गैस भी इसकी मेन है आउटपुट। तो मैं समझता हूँ ठीक है, कोई मसला नहीं पड़ा, न्यूट्रल नेम एनर्जीज जो पेट्रोल और गैस दोनों कवर करेगा। और गोल्ड की प्राइस हमने देखा वापस थोड़ी थोड़ी गिरी। आई थिंक गोल्ड, जैसा मेरी इंडिकेशन ये है कि गोल्ड थोड़ा सा करेक्ट करके ओवरऑल 2023 सॉरी 25 पे 3,000 तक जाएगा। गोल्डमैन सैक की प्रोडिक्शन है। मैं समझता हूँ अभी फिलहाल करेक्ट करेगा, क्यों? इसलिए करेक्ट करेगा, जब गोल्ड में लोग तब पैसा फंसाते हैं जब इकोनॉमी में कोई और ऑप्शन नहीं होता, मतलब स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है, इंटरेस्ट रेट लोअर होता है तो लोग गोल्ड में फंसाते हैं, ठीक है। तो अभी स्टॉक मार्केट में बड़ी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो मैं समझता हूँ लोग गोल्ड से निकाल के लोग पैसा स्टॉक में डालेंगे और दूसरे ऑप्शंस में डालेंगे। तो इस वजह से मुझे लगता है गोल्ड पाकिस्तान में भी थोड़ा नीचे जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट में भी थोड़ा नीचे जाएगा। लेकिन 2025 का अगर एंड को देखें तो 3,000 का टारगेट देते हैं, तो काफ़ी सारे एनालिस्ट ने दिया, गोल्डमैन इंक्लूडिंग गोल्डमैन सैक। तो मैं समझता हूँ 2,600 से 3,000 कोई बड़ा गेन नहीं है एक साल के रखने के लिए। तो आई थिंक इट वी विल सी सम डिक्लाइन इन द नियर फ्यूचर, फिर इसके बाद ऊपर जाएगा। आई थिंक मुझे लगता है 2,200 2300 पे है तो बहुत अच्छी प्राइस होगी लेने के लिए फॉर लॉन्गर टर्म। बाकी क्रूड ऑयल की प्रोडिक्शन, ये क्रूड प्रोडिक्शन की क्या बात करूँ, क्रूड ऑयल के ऐसा लगता है इन दिस मंथ के एंड तक, मतलब नवंबर तो तकरीबन खत्म हो चुका है, दिसंबर के महीने में 2-3 रुपए का गेन ऊपर की साइड पे दे सकता है। और गोल्ड के ऑयल की हम कंपेयर करें लास्ट ईयर से तो ज़्यादा गेन नहीं हुआ, तो ईयर ऑन ईयर इसको गेन भी दिखाना, मतलब गेन अचीव करने का एक टारगेट करेगा इंटरनली। मुझे लगता है कि 71-72 का टारगेट होना चाहिए गोल्ड का नियर फ्यूचर में। आई थिंक आधा एक एक डॉलर का कमी आ सकती है, बट आई कैन क्लियरली सी इन 1 वीक और 10 डेज ये 71 को क्रॉस करेगा। बाकी स्ट्रेट आखिरी पॉइंट जो मेरा था स्ट्रेटजी मीज़ान के हवाले से मेरी बात रह गई कि मीज़ान के बारे में क्या ख्याल है। अच्छा, मीज़ान बैंक के हवाले से ये सीधा सीधा ये व्यू है, जब बैंक के हवाले से न्यूज़ आई, मैं निकाल लेता हूँ न्यूज़। अच्छा, न्यूज़ ये थी कि एसबीबी ने मैंडेट, मतलब बोला कि 75% ऑफ द प्रॉफिट जो इस्लामिक बैंक कमाता है वो अपने डिपॉजिटर्स को दे, इन लाइन विद इस्लामिक प्रिंसिपल्स। तो इसकी वजह से हुआ ये कि जब अगर ये बाउंड हो जाएगी इस्लामिक बैंक्स अपने से डिपॉजिटर्स को देने के, तो इससे होगा ये कि इन जो इस्लामिक बैंक के जो प्रॉफिट्स हैं नहीं वो बहुत कम हो जाएंगे एट द एंड, और अवेलेबल रिजर्व्स और अवेलेबल कैश कम हो जाएगा आफ्टर गिविंग दैट मनी टू डिपॉजिटर्स। तो शेयर होल्डर्स को कुछ मिलेगा नहीं, जिसकी वजह से इसकी प्राइस में हमने खासी कमी देखी पिछले 2-3 दिनों में। और हम देख, अगर मैं मीज़ान की बात करूं, मीज़ान भी पिछले 2 दिन से हमने इसमें कमी देखी। अगर हम मैं 2 दिन का आप देखें 260 से लेके 25 तक, पिछले अगर तीन तीन दिन देखें 263 से लेके ये 227 पे आ गया, जबकि मार्केट हमारी ऊपर जा रही है। मैं समझता हूँ मजीद इसमें नीचे ही आएगा। और मैंने ये भी देखा कि उसके काफ़ी ज़्यादा स्टेक होल्डर्स ने सेल किए, जो इंटरनल बंदे उन्होंने सेल किए, इनके डायरेक्टर्स एग्जीक्यूटिव्स ने सेल किया। तो ये चीज़ क्लियरली इंडिकेट करती है फिलहाल शॉर्ट टर्म में इसकी नीचे जाएगा अनटिल मजीद क्लेरिफिकेशन नहीं आती एसबीपी से। ऑल्दो ये नोटिस में कोई गलत बात नहीं है कि इस्लामिक बैंक को जितना ही प्रॉफिट कमाए अपने डिपॉजिटर्स को देना चाहिए इन लाइन विद प्रिंसिपल्स, जो कि बहुत सही बात है। लेकिन अगर नहीं दे रही और देगी तो डेफिनेटली उसकी प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ
तो फिलहाल नहीं चाहिएगा। इस दौरान हमें क्या करना चाहिए भाई, हमें इस दौरान में कोई भी न्यू पोजीशन नहीं खोलनी चाहिए इस तरह की बैंक में फिलहाल। अगर ऑलरेडी आपके पास है तो आई थिंक आप सबर करें, और एग्जिट इमीडिएटली एग्जिट भी नहीं करना चाहिए अनटिल फर्दर क्लेरिफिकेशन है। एसबीबी ने अगर कुछ बोला है तो मैं समझता हूँ इसकी टाइमलाइन में डिफाइन करेगा मूविंग फॉरवर्ड, कुछ ना कुछ क्लियरेंस मजीद आएगी। अभी तक फिलहाल कुछ उन्होंने क्लियरेंस नहीं आई जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आएगी। बाकी इस दौरान कोई और मजीद बैंक, किसी भी बैंक में बहुत ज़्यादा मजीद डिप आ जाए ना तो मुझे लगता है उसको आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी समझ सकते हैं, इंक्लूडिंग मीज़ान बैंक। और मुझे इसमें हाईएस्ट और गुड पिक फैसल बैंक लगता है कि अगर इसमें शार्प डिप आ जाए किसी भी वजह से तो आप उसको पिक करें 40 के करीब, 40 44, 44 पे भी मैं समझता हूँ छोट पिक करके इसको 46 47 को एम कर सकते हैं। इवन एक्सपेक्टेशन ये तमाम अगर इस्लामी बैंक गिरे तो ये बैंक को भी इम्पैक्ट आना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये आप इस तरह अपॉर्चुनिटी डिफाइन करें इस न्यूज़ की वजह से कौन कौन से बैंक में अननेसेसरी डिप आ रहा है तो आप उसको बाय करें। और ऑब्वियसली वॉल्यूम को लाजमी ख्याल रखें, वॉल्यूम नहीं हो तो बाय नहीं करें शॉर्ट टर्म के लिए, वॉल्यूम हो तो बाय कर सकते हैं। आखिरी में अब इस मार्केट में अब मैंने जैसे शुरू में कहा था कि अब हमें नई स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी, जिस मार्केट चेंज हो रही है तो अब क्या करना चाहिए। अच्छा, अब मैं समझता हूँ हमारे पास जो भी पोर्टफोलियो है ना, आप पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है। अब पहले मैं ये बताता था, प्रेजेंटेशन खोलता हूँ। अच्छा, जैसे मैंने कहा मार्केट अब अगर 1 लाख पे पहुंच गई तो हमारी अब स्ट्रेटेजी इस तरह से होनी चाहिए जैसे इंटरनेशनल मार्केट में लोगों की स्ट्रेटेजी होती है। जब हाई लेवल से मार्केट होती है तो और हाई लेवल से मुराद ये कि ऑब्वियसली बहुत से कंट्रीज के लिए ये लेवल हाई नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए हाई इसलिए क्योंकि हमारे स्टॉक एक्सचेंज ने अभी रिसेंटली ये हाईज बनाए। तो उसको थोड़ा सा एक्यूमुलेट होने दें इसी रीजन में, या इसी हाईज पे थोड़ा सा 2 3 महीने गुजरने, तो फिर हम समझे कि ये मार्केट इसी लेवल पे स्टेबल रहेगी। तो उसके लिए करना ही चाहिए जब, तो इस दौरान हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को दो में तोड़ देना चाहिए, शॉर्ट एंड लॉन्ग। लॉन्ग टर्म में हमारी एक्सपोजर जो लॉन्ग टर्म का होना है, जो स्ट्रॉन्ग अच्छे शेयर हैं वो 60% होने चाहिए। और शॉर्ट टर्म में हमारा पोर्टफोलियो लोकेशन जो मैं समझता हूँ जो अच्छा है वो 40% रहना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपके 10,000 रुपये हैं तो 6,000 अपने लॉन्ग टर्म में रखें, 4,000 अपने शॉर्ट टर्म में करने हैं। और शॉर्ट टर्म में स्टॉक्स कौन से चुनेंगे, वही स्टॉक होंगे जो लॉन्ग टर्म में, ठीक है, हमने उसको उसी स्टॉक में बाय एंड शेयर सेल करना है, वो स्टॉक या जो अपॉर्चुनिटी दें। जैसे कि मैंने बैंकिंग सेक्टर में फैसल बैंक बताया था कि अगर डिप आए इसको उठाना चाहिए, इसी तरह के जितने भी शेयर जो लॉन्ग टर्म में वो प्लस कुछ ऐसे अच्छे स्टॉक शॉर्ट टर्म में स्टॉक्स जिसमें हमें जो न्यूज़ की बेसिस पे चलते हैं, बैंकिंग सेक्टर खासा न्यूज़ की बेसिस पे चलता है। और उस शॉर्ट टर्म में हमारा एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि हमें 1 से 2% अगर गेन मिलता है ना तो उसको आप प्रॉफिट को एम करना चाहिए 1 से 2% का, और फिर आपको सेल कर देना चाहिए। तो इस तरह ये होगा आपकी कंटिन्यूशन में गेन भी आते रहेंगे और प्रॉफिट बुक होता रहेगा। और लॉन्ग टर्म में जो स्टॉक आपने रखे ना, उसका मतलब ये नहीं 70 60% रख के आप भूल गए, उसको आपने, अगर मार्केट करेक्ट करती है तो आपने उसमें वेटेड एवरेज करके इसको एवरेज करना है। एवरेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मत समझिए आज आपने ले लिया, मिसाल के तौर पे कॉलगेट 1400 का ले लिया और 1200 के आगे, तो आप 1200 पे इसको एवरेज करें, इसको भूल ना जाए कि वो एवरेज करना ही इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स। और शॉर्ट टर्म में जैसे मैं आपको जिक्र किया, आपने बस एक प्रॉफिट टारगेट को एम करना है, उसको मीट हो जाए फिर मूव टू द नेक्स्ट स्टॉक, अच्छे स्टॉक मूव टू द नेक्स्ट। इस तरह ये होगा आपका पोर्टफोलियो रनिंग भी रहेगा और आप मार्केट से अपडेट भी रहेंगे। एक चीज, दूसरी चीज और वेरी इंपॉर्टेंट चीज, आपने 1,000 शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना, सिर्फ 5 स्टॉक्स में करना है, 5 से लेके 8 स्टॉक मैक्सिमम, ताकि आप उनको मॉनिटर कर सके। अगर आपने बहुत सारे स्टॉक्स में किया तो आप मॉनिटर भी नहीं कर पाएंगे, आपको इवेंचुअली आप ही को नुकसान होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा से अच्छा है कि आप लिमिटेड स्टॉक में सर्च करें, लिमिटेड स्टॉक में काम करें। आई थिंक दैट्स इट, ये मेरा व्यू था स्टॉक मार्केट के हवाले से और नई स्ट्रैटेजी के हवाले से। और की इम्पोर्टेंट थिंग आप समझ के हाई लेवल्स पे तो आपने बहुत बड़े ही केयरफुल होकर चलना है, इरिस्पेक्टिव किसी भी वजह से आया या फिक्टिशियसली बनी हुई हो या, लेकिन हमारे स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, हमें उसी पे काम करना है और उसी पे करेंगे। टाइनी और पेनी स्टॉक्स पे बिल्कुल नहीं हाथ डालना, ठीक है। दैट्स इट, यही मेरा व्यू था। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन मिस आउट किए तो पता है इंशाल्लाह कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।